हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल के पीवाई के क्वेश्चन देख रहे थे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो दिया है हमें अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁹ कूलाम प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए। ठीक है, एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है 10⁻⁹ कूलाम। वो आपका पॉइंट ए पर है, इन अ फ्री स्पेस पर। ठीक है, दिया है हमें बताना है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द चार्ज ए। मतलब चार्ज ए से दो पॉइंट दूर है, एक आपका 20 सेंटीमीटर में और एक 30 सेंटीमीटर में। तो उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए मैं इसको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने, अगर आपने EMFT में फॉर्मूला पढ़ा होगा वोल्टेज का, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q जो हमारा चार्ज है और उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तो हमारा कांस्टेंट आता है के। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 1/4πε। तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/4πε। ठीक है, इंटू क्यू अपॉन डी। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू आ जाती है वी की। देखिए यहाँ पर डी क्या है, डी है हमारी डिस्टेंस, इट इज़ अ डिस्टेंस। एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारी, ये हमारी एब्सोल्यूट की परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको वैसे पता ही होगी कितनी होती है। इसकी वैल्यू होती है हमारी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये हमें इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। तो देखिए यहाँ पर से हमें पूछा है कि एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वैल्यू 10⁻⁹ कूलाम है, उससे 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दूर हमारे दो पॉइंट है, उसके बीच का पोटेंशियल बताना है। देखिए माना मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, कोई पॉइंट चार्ज है ये। ठीक है, ये हमारा पॉइंट चार्ज है, इसकी वैल्यू ए है, मतलब ये ए पॉइंट पर है, पॉइंट ए है, और इस चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू, जिसकी वैल्यू दी है हमें 10⁻⁹। ठीक है, यहाँ से मतलब कुछ दूरी पर एक पॉइंट ये बी है, देन एक पॉइंट ये सी है। तो ये आपका 20 सेंटीमीटर ये वाला, और ये आपका 30 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो V पर ये जो आपका पोटेंशियल ड्यू टू VB, मतलब VB पर कितना पोटेंशियल आएगा और VC पर कितना पोटेंशियल आएगा। देन इनके बीच का जब हम डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा, वो VB माइनस VC, वही होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VBC। ठीक है, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस VBC इन दोनों के बीच का निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम VB आपका B पॉइंट में पोटेंशियल निकालेंगे, देन C पॉइंट में पोटेंशियल निकालेंगे, देन उनको हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए VB का पोटेंशियल निकालते हैं। VB देखिए अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, VB क्या होगा हमारा, ये होगा 1/4πε, एक मिनट, 4πε इंटू क्यू अपॉन डी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। अब यहाँ पर से देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा, देखिए 1/4πε को अगर हम सिंपल सॉल्व करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा कितना आता है, ये आता है आपका 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू आती है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आपको 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये आप किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। 1/4πε की वैल्यू इतनी ही होती है। ठीक है, बाकी देखिए चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज की वैल्यू है हमारी 10⁻⁻9, बाकी 10⁻⁻9। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। बाकी देखिए अब डिस्टेंस, पहले बी पॉइंट को किसकी कितनी डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर है, तो ये सब ऊपर मीटर में चल रहे हैं, तो 20 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, क्या आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻²। ये हमारे मीटर में चले गया। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये आपका 10⁻9 और माइनस 10⁻9 ये कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 9 इंटू ये 10⁻⁻2 है, ऊपर चल जाएगा तो 10⁻2, मतलब ये आ जाएगा 100 अपॉन 20। ठीक है, तो 20 से कट जाएगा, 20 पंचे 100 और 9 पंचे 45। तो वोल्टेज बी पॉइंट पर कितना आ गया हमारा, 45 वोल्ट। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग वोल्टेज कहाँ पर हमारा सी पॉइंट पर निकालते हैं, वो आएगा 1/4πε, सेम फॉर्मूला है,
Q इंटू डी, ठीक है। ये D2 कर देता हूँ इसको और D1 कर देता हूँ, ठीक है। पहले वाली डिस्टेंस ये D1 है, ये देन D2 है, बाकी तो सब सेम रहेगा। देखिए क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻9 का एक चार्ज है, ठीक है। अब डिस्टेंस देखिए ये बढ़ गई, 30 होगी ना, 30 सेंटीमीटर, मीटर के में कन्वर्ट करने के लिए -2 कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 900 अपॉन 30, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 30 बार कट जाएगा, 3 3 9, इसलिए आ जाएगा 30 वोल्ट। तो VB की वैल्यू आ गई हमारी 45 और VC की वैल्यू आ गई 30 वोल्ट। अब यहाँ पर हमें VBC निकालना है, इनका पोटेंशियल। तो VBC क्या हो जाएगा मेरे भाई, VBC हो जाएगा हमारा VB पोटेंशियल एट B पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट C पॉइंट, ठीक है। अब देखिए B पॉइंट में कितना था हमारा 45 वोल्ट और आपका C पॉइंट में था हमारा 30 वोल्ट। तो 45 में से 30 कम किया, 15 आ गया। तो VBE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 वोल्ट। ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। आंसर नंबर डी, बी बिल्कुल सही कर रखा है, 15 वोल्ट। देखिए ये फॉर्मूला बस इंपॉर्टेंट है, आपने ये फॉर्मूला देखना है। बाकी क्या करा हमने, पहले बी पॉइंट में निकाला, देन सी पॉइंट में निकाला, देन उन दोनों के बीच का निकाला था पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी बी माइनस वी सी करके हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर फाइंड आउट करा, ठीक है। अगला देखते हैं, दिया हमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एल। आर एल मतलब लोड में रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, टू बी कनेक्टेड अक्रॉस द ए बी फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है। एम पी टी के केस में हमें आर एल की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और ये डी सी नेटवर्क है। फॉर अ डी सी नेटवर्क हमें क्या पता है, फॉर डी सी नेटवर्क, डी सी के लिए बहुत सिंपल होती है आपकी एम पी टी, लेकिन आपका ए सी के लिए आपके यहीं पर केस में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें 2-3 केस बनते हैं ए सी में। फॉर एम पी टी इन डी सी क्या होता है हमारा, आर एल मस्ट बी इक्वल टू आर एस, ठीक है। और हमारा आर एल शुड बी वेरिएबल। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। देखिए हम स्टेप से बनाते हैं, ये होता है हमारा वी टी एच ओपन सर्किट वोल्टेज। देन यहाँ पर जो हमारा आता है, ये आता है आपका आर एस या आर टी एच बोलते हैं इसको हम, ठीक है। आर टी एच या आर एस, इसकी वैल्यू हमारे जो लोड में लगाना होनी चाहिए रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू के बराबर होनी चाहिए ये, ठीक है। ये आर एल, ये आपका एम पी टी बोलते हैं कि जो आपका सोर्स का प्रतिरोध है वही आपके लोड का प्रतिरोध होना चाहिए। देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए यहाँ पर अगले पेज में इस डायग्राम लेके जाता हूँ, 5 5 25 25 और 5 5, ठीक है। मतलब ये स्टेप का बना है। यहाँ पर डीसी है तो ये 25 वोल्ट है, ठीक है। 25 वोल्ट है हमारा डीसी, बाकी 1 5 यहाँ लगा था, 1 5 पैरेलल में लगा था, ठीक है। ये हमारा 5 ओम है और ये भी हमारा 5 ओम है। देखिए यहाँ पर अब ये देखिए यहाँ पर था लोड, ठीक है। ये है हमारा आर एल, हमें इसी की वैल्यू बतानी है, आर एल की वैल्यू क्या होगी। देखिए हम आर एल की वैल्यू बताने के लिए करते क्या है, हम यहाँ पर आर एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर एम पी टी के थ्रू पहले यहाँ पर आर टी एच की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि आर टी एच इज इक्वल टू आर एल इन केस ऑफ एम पी टी, वही आपका आर एस के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लोड को यहाँ पर से हटाएंगे और इसके अक्रॉस लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए आर टी एच या फिर आर टी एच निकालने के लिए क्या करते हैं, आर टी एच निकालने के लिए जो हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स, उसको हम लोग यहाँ पर डीएक्टिवेट करते हैं। जैसे हमारे कौन से होते हैं, वोल्टेज सोर्स है तो हम उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, वहीं अगर करंट सोर्स है तो हम इसको ओपन सर्किट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज सोर्स है तो इसको शॉर्ट करेंगे, ये देखिए ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा ऐसे। देन यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 ओम और ये बचेगा आपका 5 ओम। बाकी लोड को जो जिसके अक्रॉस निकालना उसको ओपन कर देंगे ये, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालनी आर टी एच की वैल्यू। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 5 ओम हो जाएगा और ये पैरेलल में 5 ओम। तो यहाँ पर से आर टी एच की वैल्यू क्या आ गई, आर टी एच इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि दोनों सेम है तो 5/2 हो जाएगा, आया जाएगा आपका 2.5 ओम। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपके पावर ट्रांसफ़र के लिए एम पी टी के लिए, फॉर एम पी टी द आर टी एच शुड बी इक्वल टू आर एल विच इज़ 2.5 ओम, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2.5 ओम, बिल्कुल सही लगा रखें, ये वाला आंसर भी 2.5 ओम, ठीक है। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेजरमेंट का, द इंडक्टेंस ऑफ अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। हमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का इंडक्टेंस दिया है
एल इज इक्वल टू 10 प्लस 5 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर माइक्रो हेनरी में दिया है, ठीक है। इफ थीटा इज अ डिफ्लेक्शन इन रेडियन फॉर जीरो पोजिशन, थीटा हमारा डिफ्लेक्शन बता रहा है रेडियन में। द स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दी है हमारी 12 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर रेडियन। एस्टिमेट द डिफ्लेक्शन ऑफ करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर सिंपल सी बात है, थीटा की वैल्यू बतानी है। देखिए यहाँ पर अब मूविंग आयरन है ना, देखिए मूविंग आयरन हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला पता होगा। देखिए अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, ये होता है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी डी इज इक्वल टू 1/2 करंट का स्क्वायर इंटू डी एल बाई डी थीटा। डी एल बाई डी थीटा क्या है, चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है यहाँ पर। और क्या होता है हमारा, एट स्टडी स्टेट हमारे यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क और आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होते हैं। मतलब टी सी इज इक्वल टू, या टी डी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू टी सी होता है, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क। तो यहाँ पर से हम टी डी को लिखते हैं, टी डी इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा, के थीटा, ठीक है। हम क्योंकि यहाँ पर टी सी को लिखते हैं, आपको थीटा हमारा डिफ्लेक्शन होता है, के कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो टी डी इज इक्वल टू के थीटा। अब यहाँ से हम लोग के थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं टी डी पर। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, देखिए टी डी इज इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर, मतलब करंट का स्क्वायर, डी एल बाई डी थीटा, ये था हमारा फॉर्मूला। बाकी इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई, एट स्टडी स्टेट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर होते हैं, और कंट्रोलिंग टॉर्क को हम लोग लिखते हैं आपका के थीटा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क आ जाएगा आपका के थीटा, बाकी सेम के थीटा इज इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा इज इक्वल टू 1 ये के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू के इंटू आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। लोग डायरेक्ट इसको भी याद कर लेते हैं आपको थीटा की वैल्यू, लेकिन इसको याद नहीं करना है आपने, आप ऊपर वाला आपका टॉर्क का फॉर्मूला याद रखें, देन उससे आप इजीली 1 सेकंड में ड्राइव कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, आपको थीटा की वैल्यू। बाकी हमें क्या क्या दिया है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। इंडक्टेंस दिया है आपका 10 प्लस 5 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। इंडक्टेंस जो है एल, उसकी वैल्यू है आपकी 10 प्लस 5 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर थी, ऐसे माइनस थीटा स्क्वायर। और इसी आपके माइक्रो हेनरी में, माइक्रो हेनरी मतलब 10⁻⁶ हेनरी लिखता हूँ एच, ये हमारी इसकी वैल्यू थी। बाकी क्या क्या दिया है, करंट है आपके 5 एम्पियर और कांस्टेंट है के की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁶। करंट है आपके 5 एम्पियर और कांस्टेंट जो के है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू आपकी 12 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। इसके न्यूटन मीटर पर रेडियन स्क्वायर होगी, क्या है, न्यूटन मीटर पर रेडियन, ठीक है, ये इसकी यूनिट है, न्यूटन मीटर पर रेडियन, ठीक है। बस अब हमें यहाँ पर से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। देखिए मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए थीटा की वैल्यू हमें बतानी है, 1 मिनट, देखिए थीटा की वैल्यू बतानी, पहले हमें डी एल बाई डी थीटा की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ये डी एल बाई डी थीटा, हमें डी एल बाई डी थीटा की वैल्यू बतानी पड़ेगी। मतलब जो हमारे एल है इंडक्टेंस, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। डी बाई डी थीटा अपॉन इंडक्टेंस कितना है हमारा 10 प्लस 5 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, ये हमारी इसकी वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए थीटा के उसमें हो रहा है, तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, यानी थीटा के उसमें हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यह आ जाएगा आपका -2 थीटा -1, पावर 1 हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 5 - 2 थीटा। तो डी बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई हमारी, ये डी एल बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई आपकी इतनी। बस अब यहाँ पर से वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर से वैल्यू पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 इंटू कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू ये है 12 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, इंटू करंट है हमारी 5 एम्पियर, 5 बच्चा 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है, इंटू ये आ जाएगा आपका 5 - 2 थीटा, 5 - 2 थीटा, ठीक है। और ये किसमें है आपका माइक्रो हेनरी में 10⁻⁶। तो ये वाला 10⁻⁶ से ये 10⁻⁶ ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से हमें थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24
ठीक है। ऊपर के कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25, और ये कितना आपका, ये आपका 5 माइनस 2 थीटा, 5 माइनस 2 थीटा। देखिए तो इसको अगले पेज में सॉल्व कर रहा हूँ। थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारी, थीटा इज इक्वल टू, ये था हमारा 1/24 इंटू 25 इंटू 5 माइनस 2 थीटा थी, क्या थी, 5 माइनस 2 थीटा, ठीक है, 5 माइनस 2 थीटा। तो देखिए हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पर से क्या क्या करेंगे हम, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1/24 इंटू 25 को यहाँ से 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंचा 125, 125, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50 थीटा, ठीक है, 50 थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर से क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 24 थीटा, और ये वहाँ चले जाएगा तो आ जाएगा प्लस में 50 थीटा, 50 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचा, ये यहाँ पर हमारा बचा आपका 125, ठीक है। बस यहाँ से थीटा की वैल्यू को निकालनी है, तो आ जाएगा 74 थीटा इज इक्वल टू 125। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 125 अपॉन 75, थीटा इज इक्वल टू 125 अपॉन 75, एक 25 75 कम 75, ये बचा पर आपका 50, ठीक है, मतलब 500 हो जाएगा पॉइंट लगाने के बाद। तो 74 यहाँ पर है, 74 है ना ये, तो यहाँ पर बचेगा 52 पॉइंट लगाएंगे हम, 6 बार जाएगा, 1.6 समथिंग, 1.68 के आसपास हमारी इसकी वैल्यू आएगी। तो थीटा की वैल्यू आ गई 1.68 रेडियन, तो आंसर आएगा 1.68 रेडियन। अच्छा डिग्री में दे रखा है, देखिए यहाँ पर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आंसर हमारा आएगा रेडियन में। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन टू डिग्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो हमारा होता है 1.68 ये रेडियन में वैल्यू आई, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आपका 180 अपॉन पाई से, ठीक है, 180 अपॉन पाई से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/68 इंटू ये आएगा 180 अपॉन 3.14, ठीक है, 3.14 मतलब ये आपका 6 के आसपास जाएगा, मतलब ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 96.8 डिग्री के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 96.8 डिग्री थीटा की वैल्यू आपका डिग्री में ये आएगी 96.8, बिल्कुल सही है आंसर आपका 96.8 बी। अगला देखते हैं, अगला दिया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लोकेटेड द क्यूशंट पॉइंट, ठीक है, क्यूशंट पॉइंट में हमारा कौन सा पॉइंट लोकेटेड होता है ये हमें बताना है। पहला दिया है आपका आईसी जो आपका कलेक्टर करंट है, या वीसीबी जो आपका वोल्टेज है आपका कलेक्टर टू बेस, ठीक है। अगला दिया है आपका आई इमीटर करंट और आपका वीसी, थर्ड दिया आपका आई और वीसीबी, फोर्थ दिया आपका आईसी और वीसीबी। देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये हम इसके आउटपुट में वेव फॉर्म दिखाते हैं। देखिए अगर मैं इसके आपको वेव फॉर्म दिखाऊँ ना, इसका जो वी आई कर्व है उसको दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए हम इस टाइप से इसका वी आई कर्व बनाते हैं आपका किसी भी आपका ट्रांजिस्टर का। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी जो आउटपुट करंट होती है उसको लिखते हैं आपको आईसी, वो आपका यहाँ पर आती है वाई एक्सेस पर, और जो हमारी यहाँ पर वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज वो आती है वीसी, ठीक है, कलेक्टेड टू इमीटर वोल्टेज। तो इसके बीच में हम लोग क्यू पॉइंट को दिखाते हैं। देखिए अगर आपने यहाँ पर ट्रांजिस्टर की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी होगी तो देखिए कुछ स्टेप से आती है हमारी, ठीक है, ये ये हमारे यहाँ पर ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक आती है। देखिए बाकी इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन का, अगर आपने वो देखा होगा, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती है हम उसको यहाँ पर क्यू पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। माना सपोज कर लेते हैं हमारे ये आपका डीसी लोड लाइन, मतलब ये हमारी एसी लोड लाइन है, क्योंकि एसी लोड लाइन का कर्व जो है वो ज़्यादा शार्पर होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी लोड लाइन, ठीक है। बाकी जो मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ ये हमारी है आपका डीसी लोड लाइन, ये देखिए। तो यहाँ पर जो मैंने ब्लू से दिखा रखा है ये मेरी डीसी लोड लाइन है, और ये देखिए किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपके जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं हम उसको बोलते हैं क्यू पॉइंट। ये देखिए ये वाले पॉइंट में ये दोनों आपस में मिले हैं,
इसको हम बोलेंगे क्यू पॉइंट। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा लिख भी देता हूँ। जो आपकी जिसका आपका ये ढाल ज़्यादा है इसको हम बोलेंगे AC लोड कर्व। ये आपकी AC वाला है, और ये जो बगल वाला है ये आपका DC वाला है। ठीक है, ये आपकी AC लोड लाइन है, AC लोड लाइन, और ये आपकी DC लोड लाइन है। जिस पॉइंट में मिलते हैं हम उसको कहते हैं क्यू पॉइंट। और क्यू पॉइंट किसके बीच में डिनोट करते हैं आपको, IC कलेक्टर करंट और VC। ठीक है, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने दिखा दिया, तो आंसर इसका D बिल्कुल सही है। बाकी देखिए हमारे यहाँ पर मैंने जो बताया आपको, AC लोड लाइन जो है आपका किसी भी ट्रांजिस्टर की वो स्टीपर होती है, मतलब उसका ढाल बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपका DC लोड लाइन पर। ठीक है, बाकी देखिए अगर इस जो आपकी ये जो लाइन है DC आपका ये क्यू पॉइंट के अगर हम ऊपर को जाएंगे तो यहाँ पर हमारा सैचुरेशन वाला जोन आता है, और इसके नीचे को जाएंगे तो यहाँ पर हमारा कट ऑफ वाला जोन आता है। तो हमारा जो क्यू पॉइंट है ये आपका कलेक्टर करंट और आपका कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज के बीच में ड्रॉ होता है। आंसर नंबर D। अगला देखते हैं। अगला दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है फ्री फ्रॉम द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। ठीक है, किस आपके इंस्ट्रूमेंट में हिस्टेरेसिस या एडी करंट लॉसेस नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसमें आपका कोर या फिर फ्लक्स कांस्टेंट होगा वहीं पर आपका ये सब होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों लॉसेस होते हैं ये फ्लक्स के वेरिएशन के कारण कोर में होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला दिया आपका मूविंग आयरन, सेकंड दिया आपका PMMC, थर्ड दिया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फोर्थ दिया आपका डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर C, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए कैसे, अब मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हम इससे जैसे जनरली हम लोग बना सकते हैं वो है हमारा वोल्ट मीटर। सिर्फ हम इससे वोल्ट मीटर ही बना सकते हैं, बाकी आपका किसी भी टाइप का कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते हैं। तो हम जनरली आपका ESV मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट का जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहता है। फ्लक्स कांस्टेंट होने के कारण यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपका कोर में कोई डिफरेंस नहीं प्रोवाइड करता, जिसके कारण यहाँ पर किसी भी टाइप की यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉसेस या एडी करंट लॉसेस नहीं होते हैं, मतलब आयरन लॉसेस नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, बाकी अगर हमारे डायनोमीटर दिया होता तो इसमें हमारे मिनिमम होते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम हमारे हिस्टेरेसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एयर कोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी देखिए बाकी हमारे मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन और PMMC मूविंग कॉइल दोनों में यहाँ पर आपके ये एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेस काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा ESV, क्योंकि ESV हम लोग एज अ वोल्टमीटर यूज़ करते हैं। बाकी जो इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है 1/2 ये होता है आपका V स्क्वायर DC/d थीटा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू एंगल, ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का ये। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है, इसलिए फ्लक्स कांस्टेंट के कारण यहाँ पर जो आपके कोर में लॉसेस हैं हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट वो यहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है फॉर द सर्किट सोन बिलो द थेवेनिन वोल्टेज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल आर रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो आपका सर्किट दिया है इसमें हमें VTH और RTH की वैल्यू बतानी क्या होगी। देखिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर RTH की वैल्यू बताता हूँ। RTH की वैल्यू कैसे निकालते हैं, RTH की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग अभी बताया मैंने इंडिपेंडेंट जो सोर्स हैं उनको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स को हम लोग यहाँ पर डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, डीएक्टिवेट मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको तो हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हमारा करंट सोर्स होता है उसको यहाँ पर ओपन सर्किट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से ये हमारा वोल्टेज सोर्स है ये शॉर्ट हो जाएगा और एक करंट सोर्स ओपन हो जाएगा। तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। देखिए ये हमारा शॉर्ट हो गया। ठीक है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया। बाकी इसमें क्या क्या दिया था, ये हमारा 10 ओम और ये 40 ओम। ठीक है, कहाँ गया ये, ठीक है, ये हमारा 10 ओम है और ये हमारा 40 ओम है, 10 ओम और 40 ओम। बाकी करंट सोर्स हमारा ओपन हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी इसके बीच में। बाकी क्या था, और यहाँ पर 4 ओम का लगा है, तो हमें यहाँ से RTH की वैल्यू बतानी है ये। ठीक है, 4 ओम। अब यहाँ से RTH की वैल्यू बतानी है, तो देखिए कैसे बताएंगे, ये आपका 10 और 40 पैरेलल में हो जाएंगे, आपका 10 और 40 पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा आपका 10 × 40 अपॉन 10 + 40। ठीक है, पैरेलल के लिए इन दोनों को बता रहा हूँ मैं आपको भी ये। ठीक है, इसका हमारा ये आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 400
अपॉन 40 और 10 50, 0 से 0 8 पंचे 40, तो 8 ओम ये आ गया और ये 8 ओम अब इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका आर टी एच की वैल्यू क्या आ गई, आर टी एच इज इक्वल टू 8 ओम प्लस सीरीज में 4 ओम, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 ओम। आर टी एच की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 12 ओम। तो आर टी एच की वैल्यू 12 ओम यहाँ भी है और यहाँ भी है, बाकी तो ये दोनों गलत हो जाएंगे सी और डी। अब यहाँ से हमें वी टी एच की वैल्यू बतानी है। देखिए वी टी एच की वैल्यू बताने के लिए यहाँ पर मैं इसको डायग्राम बनाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 10 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पर हमारा 10 वोल्ट है, ये हमारा 10 ओम था और ये 40 ओम था ऐसे। बाकी यहाँ पर एक हमारा करंट सोर्स था और यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये हमारा 4 ओम था, ये यहाँ पर 10 ओम, ये हमारा कितना था 40 ओम। बाकी इनकी वैल्यू देखते हैं अब क्या है। ये आपका 10 वोल्ट और ये 2 एम्पियर नीचे की ओर को है। ये हमारा 10 वोल्ट और नीचे की ओर को है हमारा 2 एम्पियर। तो यहाँ पर हमें वी टी एच की वैल्यू बतानी है। वी टी एच की वैल्यू कहाँ बतानी है, बता रखा है अक्रॉस ए बी टर्मिनल, ठीक है। ये हमारे टर्मिनल जो ए बी इसके अक्रॉस बताना है। मतलब हमें यहाँ पर ये वी ए बी की वैल्यू बतानी है। वी ए बी उसी को हम वी टी एच बोलेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हम बहुत सारे मेथड से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब भाई अगर KVL से करें, KVL KCL से, तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 एम्पियर है, मतलब देखिए 2 एम्पियर यहाँ की ओर को आई है, ये 2 एम्पियर, ठीक है। आगे तो ओपन है तो यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगी, ये 0 एम्पियर है, मतलब सब करंट यहाँ की ओर को फ्लो होगी, ठीक है। माना सपोज करा यहाँ से आई एम्पियर की करंट जा रही है, आई में से हमारी यहाँ पर 2 एम्पियर यहाँ को जा रही है, ठीक है। मतलब ये आपकी 2 एम्पियर यहाँ से आ रही होगी ऐसे, ठीक है। और देखिए आई यहाँ है, 2 एम्पियर यहाँ की, तो नीचे क्या चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी आई माइनस 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारी करंट यहाँ की ओर को जा रही है, आई माइनस 2 एम्पियर। तो देखिए हम यहाँ पर भी तो KVL लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए पैरेलल में जो वोल्टेज ये होगी वही वोल्टेज आपकी ये वाली होगी, क्योंकि कोई यहाँ पर प्रतिरोध नहीं लगा है, यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रही, तो यही वोल्टेज जे भी होगी, ठीक है। मतलब जो V है वो ये वाली V और VA भी होगी। तो हम इसके अक्रॉस मतलब 40 ओम के अक्रॉस अगर हमने एक वोल्टेज निकाल दी तो वही वोल्टेज आ जाएगी। तो इसमें लगाते हैं ना, तो ये ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। देखिए कैसे, 10 वोल्ट हमारी यहाँ पर आपका सब सोर्स की वोल्टेज है, यहाँ से हमारी करंट कितनी आ रही है, ये आ रही है आपकी 10 इंटू करंट है आपकी I एम्पियर, ठीक है। प्लस जो आपके अगला क्या है, अगला है हमारा 40 में हमारी कितनी करंट जा रही है, 40 में करंट जा रही है हमारी I माइनस 2, ठीक है, I माइनस 2। बस इसको सॉल्व कर देते हैं हम सिंपल से। क्या आ जाएगा आपका 10I प्लस ये आ जाएगा 40I और 40 दूनी 80, ठीक है, ये आएगा 80, ठीक है। यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50I और ये 80 वहाँ चले जाएगा, तो माइनस का 80, ये आपका प्लस का 80 वहाँ चले जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अच्छा ये माइनस का होगा ना, तभी मैं कहूँ ये हमारी 80 में से इसको माइनस करेंगे, 40 दूनी 80 और साइन आएगा माइनस का, ये माइनस वहाँ चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 90। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी हमारी 90/50, 90/50, 0 से 0 कट गया, 9/5 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 1.8 एम्पियर, 1.8 एम्पियर हमारे यहाँ पर करंट आ गई, ठीक है। बाकी देखिए अब हमें यहाँ पर VAB की वैल्यू बतानी है। VAB जो आपकी VTH की वैल्यू है, वो वैल्यू किसके बराबर होगी, वो वैल्यू होगी आपकी जो आपकी 40 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है, 40 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, 40 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, V इंटू आई, करंट है हमारी I माइनस 2 एम्पियर, बस कितना कर देंगे आपका 40 और ये आपके करंट है आपके 1.8 एम्पियर, 1.8 माइनस 2, 1.8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका माइनस 0.2, 40 दूनी 80, ये कितना आ जाएगा -8। VAB की वैल्यू आ गई आपका -8 वोल्ट, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सही आंसर बी बिल्कुल सही कर रखा है आपका, -8 वोल्ट और आपका 12 ओम, ठीक है, ये इसका सही आंसर आएगा। बाकी ये मैंने आपको दिखाई दिया कैसे आया करके, RTS निकाल दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मेजरिंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। पहला दिया आपका ओवेंस ब्रिज, सेकंड दिया आपका शेयरिंग ब्रिज, थर्ड दिया आपका एंडरसन ब्रिज, या फोर्थ दिया है वीन्स ब्रिज। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा,
आंसर आएगा हमारे यहाँ पर वीन्स ब्रिज, क्योंकि हमारे वीन्स ब्रिज से हम फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करते हैं। बाकी ओवेंस ब्रिज हमारा इंडक्टेंस मेजरमेंट के काम आता है। शेयरिंग ब्रिज यहाँ पर हमारा कैपेसिटेंस मेजरमेंट के काम आता है। और आपका एंडरसन ब्रिज जो है ये भी हमारा इंडक्टेंस मेजरमेंट के काम आता है। देखिए यहाँ पर हम एंडरसन ब्रिज से एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं इंडक्टेंस का, वो भी आपका कौन सी कॉइल का, जिसका क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 हो, क्यू की वैल्यू लेस देन 1 हो, वहाँ के लिए मतलब हम यहाँ पर ये आपका एंडरसन ब्रिज का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं आपका लो क्वालिटी फैक्टर, लो क्यू कॉइल, ठीक है, जिनके कॉइल का क्वालिटी फैक्टर कम हो लेस देन 1, वहाँ हम एंडरसन ब्रिज का यूज़ करते हैं। शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटेंस के लिए यूज़ होता है। बाकी डाइलेक्ट्रिक भी हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और ओवेंस ब्रिज हमारा यहाँ पर जो लो आपके क्यू वैल्यू है वो फाइंड करने का काम आता है, मतलब जिसकी क्वालिटी फैक्टर आपका 1 से लेकर 5 के बीच में, वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, ओवेंस ब्रिज का यूज़। बाकी जो वीन्स ब्रिज है ना, वीन्स ब्रिज हमारा फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के काम आता है। ये हमारा सूटेबल होता है आपका ऑडियो टू वीडियो, आपका ऑडियो टू हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो आपकी 100 हर्ट्ज से लेकर 100 किलो हर्ट्ज तक का होती है, ठीक है। 100 हर्ट्ज से लेकर मतलब 100 किलो हर्ट्ज तक का हमारी इसकी रेंज होती है। बाकी हमारा हम लोग इसको यूज़ करते हैं आपका हार्मोनिक डिटॉर्शन सर्किट में, हार्मोनिक्स, अच्छा RMONICS, ये हमारा होता है हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन एनालाइजर सर्किट में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों में, ठीक है, ऑडियो एंड हाई फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का, और बाकी उसके उसके ऊपर हमारी हाई फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो ये दोनों एप्लीकेशन में हमारा यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज जो है काफ़ी वाइड होती है आपका 100 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर दिया है हमें कि द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज एसोसिएटेड विथ अ फील्ड D इज इक्वल टू AR सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, हमें यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बतानी कितना होगा। बाकी देखिए हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये हमारा दिया है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, क्योंकि R की वैल्यू दी है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर आपने EMFT देखा है तो उसमें आपका मैक्सवेल का फर्स्ट लॉ है, वो क्या आता है आपका डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, ठीक है, ये हमारा मैक्सवेल का फर्स्ट नियम है। रो वी यहाँ पर क्या है, रो वी आपकी है चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये हमारा मैक्सवेल का फर्स्ट लॉ है। देखिए, और ये हमारे कौन से कोऑर्डिनेट में, देखिए डी की वैल्यू क्या है, जो डी की वैल्यू दी है वो आपके दी है AR कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या मतलब है, रेडियल यूनिट को बता रहा है। तो देखिए अगर हम स्पेरिफिकल कोऑर्डिनेट की बात करें, कि आपका स्पेरिफिकल कोऑर्डिनेट में क्योंकि R थीटा फाई वहीं होते हैं, तो स्पेरिफिकल कोऑर्डिनेट में डेल डॉट डी की वैल्यू क्या होती है, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो ये हमारी होती है 1/r स्क्वायर इंटू डेल बाई डेल R स्क्वायर इंटू DR, ठीक है। ये हमारा आपका R के उसमें हो गया। देन हमारा थीटा के उसमें आता है 1/r साइन थीटा D बाई डी थीटा। तो मैं आपको फॉर्मूला इसे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे आपका 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब 10 सेकंड का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। प्लस जो हमारा आएगा आपका फाई, वो आता है आपका 1/r साइन फाई D बाई डी फाई, और किसके रिस्पेक्ट में, डी फाई के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पर हमारा वेरिएशन किस में हो रही, R में हो रही है, मतलब इसमें वेरिएशन हो रही। बाकी मतलब ये दो टर्म जो हमारे ये वाला टर्म है आपका, ये फाई वाला और ये थीटा वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर से देखिए हमारा डेल डॉट R क्या आएगा, मतलब डेल डॉट डी क्या आएगा, डेल डॉट डी हमारा आ जाएगा यहाँ से 1/r स्क्वायर इंटू डेल बाई डेल R, ठीक है। और यहाँ पर से आ जाएगा हमारा R स्क्वायर इंटू DR, ठीक है, R स्क्वायर इंटू DR या AR, जो भी आपने यहाँ पर वेक्टर माना, D माना तो मैंने DR करके शो कर दिया। देखिए यहाँ से अब हमें जो D की वैल्यू दी है, D की वैल्यू दी है हमारी AR, ठीक है, ये हमारा AR कैप में है, मतलब R के डायरेक्शन में है, बाहर को निकलता हुआ। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल R, ठीक है। यहाँ पर अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं R स्क्वायर, और डेल R की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही थी। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1/r स्क्वायर, ये बाहर ही है आपका, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका 2r, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 2/r। तो यहाँ पर से डेल डॉट डी की वैल्यू क्या आ गई
डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, उसकी वैल्यू आ गई 2/r। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2/r, बिल्कुल सही है इसका सी आंसर। ठीक है, बस सिंपल फॉर्मूला बेस है ये। फॉर्मूले में भी आपने बस एक इसमें सिर्फ एक ही वेरी हो रहा है आपका आर, हमने इसको ही लेना था। यहाँ पर खुद ही देख के पता चला आर है और ए आर दिया है, ए आर मतलब इसकी वैल्यू 1 है, बस यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी 1, बाकी इसका स्क्वायर करा मतलब इसका डिफरेंशिएशन करा और आंसर निकाले 2/r। ठीक है, ये एक आपका स्टैंडर्ड आपका फॉर्म भी, आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। ये है आपका अ मूविंग कॉइल, अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, एक हमारा MI इंस्ट्रूमेंट है, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। इट हैज़ अ 1000 टर्न, उसमें 1000 टर्न है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम। इट इज यूज टू बी एन अमीटर, गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 40 एम्पियर। ठीक है, हमें उसको अमीटर में बदलना है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ पर 40 एम्पियर है, तो कितने टर्न चाहिए ये हमें बताना। अरे वाह, देखिए अच्छा क्वेश्चन आ रखा है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए पहले क्या दिया हमें, जो वोल्टेज दिया है वो देखिए, वोल्टेज हमें दिया है आपके यहाँ पर 100 वोल्ट। ठीक है, बाकी आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू हमें दी है यहाँ पर उस टाइम पर 1000 ओम, बाकी टर्न है एन, वो है आपके 10,000। ठीक है, ये हमारे इतने टर्न दे रखे हैं, तो हमें इसको किस में बदलना है, पहले हमें बदलना है इसको आपका वोल्ट मीटर, आपका अमीटर में। तो पहले हमें अमीटर में देखते हैं इसमें कितनी आ रही है आपकी करंट। ठीक है, आई की जो वैल्यू मीटर में आएगी वो आएगी आई इज इक्वल टू V/R, हम सबको पता है। वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वोल्टेज है हमारा 100 वोल्ट और आर की वैल्यू है 1000, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 0.1 एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर इसकी वैल्यू आ रही है, और हमें मापना कितना है आपका 40 एम्पियर, मतलब हमें एक्सटेंडेड वैल्यू है आपकी, एक्सटेंडेड वैल्यू है हमारी 40 एम्पियर। तो 40 एम्पियर नापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर शंट में प्रतिरोध लगाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, जो हमारा RSH, हमें अगर मीटर का प्रतिरोध इंक्रीज करना है, मतलब उनकी वैल्यू इंक्रीज करनी है आपके करंट की, तो करते हैं आपको RSH, आपका RS या RM मीटर का प्रतिरोध अपॉन M-1 इन केस ऑफ अमीटर। तो देखिए मीटर में जो यहाँ पर वैल्यू थी, मीटर की वैल्यू कितनी थी, मीटर का प्रतिरोध है 1000। ठीक है, मीटर का प्रतिरोध है आपका 1000, बाकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है आपका, जितनी हमें करंट नापनी है, करंट नापनी कितनी है हमारी 40, और करंट हमारी है कितनी 0.1 एम्पियर -1। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1000 अपॉन, तो आ जाएगा 400 माइनस 1, 400 माइनस 1 हो जाएगा 399। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5 के आसपास, क्योंकि 40 से चले जाएगा, क्योंकि 40 दूनी 80 और आपका 2.5 आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5 यहाँ पर हमारे ओम इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, 2.5 हम लोग यहाँ पर शंट में रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसकी ओम की वैल्यू आ गई। तो देखिए पहले केस में क्या आ दिया था, एट केस फर्स्ट, देखिए केस फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट कंडीशन था उसमें हमें दिया था मेरे भाई, वो दिया था कि हमें 1000 ओम है, 1000 ओम है, तो उस टाइम हमारे टर्न कितने हैं, टर्न है हमारे 10,000। ठीक है, ये हमारे टर्न है 10,000 टर्न। देखिए अब हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास है 2.5 ओम, तो 2.5 ओम के टाइम में हमें टर्न बताना है यही कितने होंगे। देखिए हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल कर सकते हैं इसको, 2.5 को हमें यहाँ पर करना है, क्योंकि टोटल टर्न है यहाँ पर, इसमें पहले केस में थे आपके 10,000 और ये थे आपके 1000, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, तो 10 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा आपका 25 टर्न। तो हमारे सेकंड केस में कितने टर्न होंगे यहाँ पर, सेकंड केस में हमारे 25 टर्न होंगे जब वो 40 एम्पियर मेजर करेगा। आंसर नंबर ये बिल्कुल C 25, ये भी आंसर सही है इसका। अगला देखते हैं, अगला कंट्रोल सिस्टम का दिया है, कंसीडर आ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, एक हमारा यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें आपका सिस्टम में GS की वैल्यू मतलब फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू 1/s+1 है, बैकवर्ड पाथ की वैल्यू है आपका K/s+2। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल कब होगा ये हमें बताना है। तो देखिए हमारे क्या होता है, यहाँ पर हमारी वैल्यू दी है आपके GSHS। ठीक है, GHSS की वैल्यू हमें दिया है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, GS की वैल्यू 1/s+1 और आपकी HS की वैल्यू क्या है, HS की वैल्यू K/s+2। ठीक है, इसका अगर हम ट्रांसफर फंक्शन वो लिखेंगे मतलब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के उसमें, तो यहाँ पर हमारे क्या आएगा, वो आएगा आपका 1 + GHSS इज इक्वल टू 0, 1 + GHSS इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, CE इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो देखिए इसको मैं यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा नीचे आ जाएगा S+1 अपॉन ये हो जाएगा S² + 2S।
ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा के, इसको मैंने +1 करना है और इसको पुट करना है 0, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका s³। ठीक है, इसको मैं अगर यहीं पर ही आपको मल्टीप्लाई करना, चलो ऊपर पर करता हूँ, s+1 आ जाएगा ये, बाकी ये आ जाएगा आपका s² + 2s + k = 0, क्योंकि ये डिनोमीटर यहाँ चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आया था हमारा s+1, ठीक है, ये हमारा था s+1 और ये हमारा आया था, कितना आया था, s² + 2s, s² + 2s + k = 0। इसको हमें सॉल्व करना है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, पहले से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s³ प्लस ये आ जाएगा आपका 2s², 1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा आपका s² प्लस ये आ जाएगा आपका 2s + k = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आएगा आपका, ये आएगा s³, 2s + s² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3s², ये आएगा आपका +2s + k = 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको राउथ के थ्रू भी दिखा सकता हूँ और वैसे सिंपल भी कर सकते हैं। चलो पहले यहाँ पर राउथ एरे के थ्रू देखते हैं। राउथ एरे कैसे बनाते हैं हम, s⁻3, s⁻2, s⁻1 और s⁻0। ठीक है, ये हमारा राउथ एरे आता है। तो देखिए पहला लेंगे, इसके कांस्टेंट है 1, इसकी वैल्यू है 2, 1 2 यहाँ पर आ जाएगा 3 और k। ठीक है, ये हमारे पहले वाले की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसकी क्या आएगी, यहाँ पर वाली वैल्यू के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 - k अपॉन जो ये वैल्यू नीचे है 3, ये डिवाइड हो जाएगी 3, बाकी ये k। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर फॉर स्टेबल सिस्टम, फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, एक कलर क्यों चेंज कर रहा है, फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल। ठीक है, राउथ की कंडीशन क्या है, अगर हमारा सिस्टम स्टेबल है तो हमारे जो फर्स्ट कॉलम में जो टर्म है वो आपके पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या है, जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए सबसे पहला, और उसके अलावा जो आपका सेकंड ये वाला टर्म है 6 - k अपॉन 9, ठीक है, अपॉन 3 है, सॉरी 3 है, ये है ना वैल्यू 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 - k इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 = लेस देन k, मतलब k की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए और k की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए जब आपका सिस्टम स्टेबल है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बिल्कुल k की वैल्यू 6 से कम। आंसर नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। देखिए बाकी अगर हमारे यहाँ पर जिसकी पावर 3 हो जाए ना, 3 पावर तक का है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये आपके शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट के थ्रू देखेंगे। तो जो हमारे आउटर होते हैं पहला और चौथा, इसका जो सम होता है वो इसके अंदर के 2 टर्म के कम होना चाहिए। मतलब आपका क्या होगा, 1 × k शुड बी लेस देन किसके, 3 × 2k। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपका यहाँ पर पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू लेस देन 6, डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, अगर सिस्टम स्टेबल करना है तो यहाँ पर देखिए अगर s की पावर 3 तक का कोफिशिएंट दिए, जिसकी पावर 3 होती है, तो उसमें हम कर सकते हैं आउटर के जो 2 हैं आपके s की पावर 3 और ये k, इसका मल्टीप्लाई, इसके जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई इसके से कम होना चाहिए अगर हमारा सिस्टम स्टेबल करना है। या फिर आपको ऐसे राउथ एरे की वजह से भी कर सकते हैं आप, राउथ एरे। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप ये वाला फॉर्मेट देखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन दिया है द ट्रांस कंडक्शन। हमें यहाँ पर ट्रांस कंडक्टेंस बताना है किसका, JFET का, इज कंप्यूटेड एट VDS बाई, यहाँ पर हम जो आपका ट्रांस कंडक्टेंस निकालते हैं उसको हम बोलते हैं GM। तो GM यहाँ पर निकालते कहते हैं JFET में। देखिए GM का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत सिंपल होता है, GM ट्रांस कंडक्टेंस लिखते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन आपका ड्रेन करंट ID अपॉन चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है कब, जब हमारा यहाँ पर जो आपका VDS है उसको हम कांस्टेंट लेते हैं, VDS शुड बी कांस्टेंट, VDS को एक पर्टिकुलर वैल्यू में फिक्स करते हैं, उस टाइम हम चेंज इन ID अपॉन चेंज इन VGS देखते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर बिल्कुल इसका सही लगा पहला, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ ID जो आपका ड्रेन करंट में चेंज हो रहा है, द चेंज इन VGS में चेंज करने में जो ID में चेंज हो रहा है कब, जब हमारे VDS कांस्टेंट है, उसको हम बोलते हैं आपका ट्रांस कंडक्टेंस या VGS। ठीक है, अगला देखते हैं, ये आपका द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट द सेंटर
ऑफ अ सर्कुलर कॉइल वेरी, ठीक है। सर्कुलर कॉइल के अगर सेंटर पर यहाँ पर हमारी ये दी है तो ये कैसे वेरी करेगी ये हमें बताना है। पहला दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न, सेकंड दिया है आपके डायरेक्टली एज द करंट, थर्ड दिया है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, और फोर्थ दिया है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कैसा मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है, एच, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच होता है आपका नंबर ऑफ टर्न एन आई अपॉन एल, ठीक है। एल क्या होता है आपका सर्कमफेरेंस एरिया, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हमें, एक सर्कुलर लूप दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 इंटू आर, ठीक है, 2 इंटू आर। तो देखिए यहाँ पर से अगर हम देखेंगे तो एच की वैल्यू क्या है, एच जो मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फोर्स है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न एन, ठीक है। एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, और एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न, बिल्कुल सही, पहला तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है पहला वाला। एन पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली एस का करंट बिल्कुल करंट पर भी डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस बिल्कुल आर, ये रेडियस है, बाकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस गलत, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिल्कुल ये भी सही कर रखा है इसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारी रियल सरफेस होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, इमेजिनरी होती है, या नॉट एग्जिस्टिंग सरफेस। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होती है जिस आपके सरफेस में आपका पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, उस सरफेस को हम बोलते हैं आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, अगर हम कोई अगर कंडक्टर लें, मतलब एक आवेशित गोला लें, उसमें आपके उसमें आपके कोई भी आपके पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, मतलब वहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारी एक इमेजिनरी आपकी सरफेस होती है, बिल्कुल सही दिया। देखिए कैसे, जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, अगर हम इसका लोकस देखेंगे तो इसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो हमारी इमेजिनरी होती है, ठीक है, इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आता है ये भी इमेजिनरी आता है। बाकी यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन EFL लिख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी परपेंडिकुलर होती है किसके, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एक बार आ रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसे होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। देखिए बाकी हमारा अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें हमका किसी भी दो पॉइंट के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर, माना ये कोई सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो पॉइंट के बीच का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें ये हमारा होगा ऑलवेज जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, तभी यहाँ पर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर का आपका कोई भी वर्क जीरो होता है। मतलब आपका कैसे कह सकते हैं, आपको जीरो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब किसी पॉइंट को इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे हम मूव करेंगे, माना यहाँ से यहाँ तक का मूव करा है तो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पर किया गया कार्य शून्य होगा, ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलती है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता, जितनी वैल्यू यहाँ है उतनी वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ पर कोई भी कार्य करने के लिए कोई भी हमें आपके पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ इमेजिनरी सरफेस, ठीक है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन a real world but it exists in a conductor which is charge, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर यूज 5 पिकोफैराड। एक हमारा फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है, मतलब फेज शिफ्ट मतलब RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है, इसमें 5 पिकोफैराड का कैपेसिटेंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, हमें R की वैल्यू बतानी है, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 800 किलोहर्ट्ज है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या F0, इसकी वैल्यू हमारी आती है 1/2 FC, मतलब 1/2 RC इंटू √6, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आती है आपकी RC के केस में। जब हमारा RC फेज शिफ्ट है, RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर हमारा साइन वेव प्रोवाइड करता है, ये आपको बताइए। RC फेज शिफ्ट हो गया, कोलपिट हो गया, ठीक है, ये आपके सब आपके, या फिर वीन्स हो गया, ये आपके साइन वेव प्रोवाइड करते हैं। जबकि आपके एस्टेबल ऑक्सीलेटर्स या जिसको आपको रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर बोलते हैं, ये आपको नॉन साइन वेव यानी आपकी जो आपकी स्क्वायर वेव होती है, ट्रायंगुलर वेव, वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 नीचे आ जाएगा 2 पाई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी F0 इंटू कैपेसिटेंस इंटू √6, ठीक है। बस वैल्यू पुट करते हैं हमें अगले पेज में। R की वैल्यू निकालनी है, 1
2 इंटू पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, 2 इंटू पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और यहाँ पर सी की वैल्यू हमें बतानी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 800 किलोहर्ट्ज़, सी की वैल्यू भी यहाँ पर दी है 5 पिकोफैराड, आर की वैल्यू बतानी है 800 किलोहर्ट्ज़ मतलब 800 किलो के लिए 10⁻3, 800 किलोहर्ट्ज़ 10⁻3, और ये आपका 5 पिकोफैराड, पिकोफैराड मतलब आपका 10⁻⁻12, पिको के लिए -12 आता है, और ये कितना हो जाएगा √6। ठीक है, देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 1 ये वाला √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 को लिखते हैं हम 2.449, ये आपको पता भी होना चाहिए, वैसे याद ही होगा आपको 2.449 या 2.45 भी लिख सकते हैं आपको राउंड ऑफ में, और ये आपको सॉल्व करके आएगा आपका 2.51 3 इंटू 10⁻5। ठीक है, तो ये इसको और सॉल्व करते हैं तो 1/6.156 इंटू 10⁻⁻5। बस इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये किलो के लिए करने के लिए 10⁻3 तो आ जाएगा आपका 16.2 किलो ओम। ठीक है, 16.2 किलो ओम आपका आर की वैल्यू आ गई। बस इस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है, ये आपका फॉर्मूला रहा है। ठीक है, 16.2 किलो ओम, आंसर नंबर बी। ठीक है, ये आंसर आएगा आंसर नंबर बी। देखिए बाकी मैं आपको बाकी के बारे में भी बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपको हर एक केस के लिए ये आरसी के बारे में तो मैंने बता दिया। देखिए अगर वीन्स ब्रिज होता तो वीन्स ब्रिज के लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता, वीन्स ब्रिज भी हमारा किसके काम आता है, ये भी आपका साइन वेव जनरेट करने के काम आता है। ठीक है, वीन्स ब्रिज में जो आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F = 1/2πRC। ठीक है, क्योंकि इसमें आर और सी आपके यहाँ पर लगे होते हैं। देखिए यहाँ पर दो हमारे आर लगे रहते हैं, 2 सी लगे रहते हैं, मतलब 2 आरसी नेटवर्क हम बैक टू बैक लगाते हैं। R1 और R2 की वैल्यू बराबर होती है, माना R के बराबर है यहाँ पर, और आपको C1 और C2 की वैल्यू बराबर होती है, वो C के बराबर होती है। ठीक है, कैपेसिटेंस, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर रखी है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोलपिट, हार्टले सब बता दें। चलो कोलपिट्स, अगर हमारा कोलपिट्स ऑक्सीलेटर है तो उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/2π। कोलपिट में हम लोग एक यहाँ पर इंडक्टर का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर का यूज़ करते हैं हम 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। बाकी सी इक्विवेलेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये हमारा सी इक्विवेलेंट है। अगर आपका हार्टले ऑक्सीलेटर सेम इसके जैसा होता है, लेकिन हम यहाँ पर एक कैपेसिटर करते हैं, लेकिन इंडक्टर बहुत सारे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा L इक्विवेलेंट इंटू C। ठीक है, इसके अलावा रिलैक्सेशन, देखिए इसका फॉर्मूला एक बार आया भी है, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर का हमारा अप्रॉक्सीमेटली फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका सबसे पहले नॉन आपका साइनसोइडल वेव फॉर्म जनरेट करता है, और इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है आपका अप्रॉक्सीमेटली = 1/2RC। ठीक है, अगर मैं इसको डिटेल में लिखूँ तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ। वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/2RC इंटू ln नेचुरल लॉग 1 + बीटा अपॉन 1 - बीटा। ठीक है, ये हमारे इसकी वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू होती है, बीटा की वैल्यू होती है R1/R1 + R2। हम इसको इस टाइप से फिक्स करते हैं कि जो हमारी बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू हम चाहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.46 आए। तो जब हमारी बीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4.6 आती है, 0.46, तो यहाँ पर से ln की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली = 1 हो जाती है। तो इसलिए हमारी आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है 1/2RC। ठीक है, तो ये आपका इस केस में हो गया। तो मैंने सब केस बता भी दिए आपको। बाकी इसका आंसर क्या था, अच्छा लगा दिया था हमने, आंसर नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अमीटर विथ इंक्रीजिंग एक्यूरेसी। ठीक है, इंक्रीजिंग एक्यूरेसी के बारे में बताना है, सबसे कम से ज़्यादा की ओर को। पहला दिया है मूविंग आयरन, सेकंड दिया आपका मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट, थर्ड दिया आपका इंडक्शन टाइप। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना मेरे भाई, हमारा जो आपका इंडक्शन टाइप है, इंडक्शन टाइप मीटर में आपके एरर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी सबसे लोवेस्ट होती है, लो एक्यूरेसी हमारी इंडक्शन की होती है। देन उसके बाद एक्यूरेसी आई होती है हमारी मूविंग आयरन की, और सबसे आई हमारी एक्यूरेसी होती है आपकी PMMC की, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। हाईएस्ट एक्यूरेसी होती है और हाईएस्ट सेंसिटिविटी भी होती है। क्यों? क्योंकि इसका टॉर्क टू वेट रेशियो जो होता है वो हाई होता है आपका PMMC का। PMMC हैज़ हाई टॉर्क टू वेट रेशियो एंड द लोवेस्ट और लीस्ट एक्यूरेट इज द
इंडिकेटिंग टाइप आपका इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट only work in AC, whereas PMMC work only in DC, whereas MI instrument work in both AC and DC. ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। 100 क्वेश्चन तक का हो गया, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।